Hello everybody. Today we will discuss the topic of Renaissance, though the topic is very large, but we try to give you an idea about the background and the beginning of the Renaissance. So we will start the video. Renaissance, it means rebirth, यानी दोबारा से किसी चीज का जन्म होना. तो किस चीज का जन्म दोबारा से हुआ था? ये जन्म हुआ था आर्ट और लर्निंग का, यानी कि एंशियंट ग्रीक और रोमन लिटरेचर को दोबारा से पढ़ा जाने लगा और लोग उनकी नॉलेज को अपनी नॉलेज के साथ मिलाकर और अच्छा करने लगे. ड्यूरिंग दिस पीरियड वेस्टर्न यूरोप एंजॉयड द गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर नोन एज रेनेसेंस. ये जो पीरियड था जिसमें कि आर्ट की बहुत महान कलाकृतियां बनी, लिटरेचर के बहुत अच्छी बुक्स डेवलप हुई, लिटरेचर डेवलप हुआ, पेंटिंग, क्राफ्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, हर तरह का डेवलपमेंट हुआ. तो इसे गोल्डन एज भी कहा जाता है, रेनेसेंस को. अब देख सकते हैं आप यहाँ पर रेनेसेंस एज को समझने के लिए आपको समझना जरूरी है कि 500 बीसी से लेकर और 500 एडी तक का जो एरा था वो क्लासिकल एरा कहलाया. इसके अंदर एंशियंट और ग्रीक रोमन सिविलाइजेशन डेवलप था और यहाँ का लिटरेचर भी, नॉलेज भी और इंटेलिजेंस भी सभी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल था. लेकिन 500 एडी से लेकर 1400 एडी तक का जो एरिया रहा, उस एरा के अंदर लोगों ने सिर्फ एक दूसरे की टेरिटरी पर हमला करना शुरू किया. उन आर्ट खत्म हो गया, कल्चर खत्म हो गया, लिटरेचर खत्म हो गया, यानी किसी भी तरह का ग्रोथ नहीं हुआ. ग्रोथ हुआ तो सिर्फ किस में? मारपीट में, लड़ाई झगड़े में. इस तरह से इस एज को क्या कहा गया? मिडिल एज या फिर डार्क एज कहा गया. क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई उन्नति तो हुई नहीं किसी चीज की. लेकिन 1400 एडी के बाद 1650 एडी तक का जो पीरियड था वो रेनेसेंस यानी रीबर्थ, यानी कि क्लासिकल से लेकर जो नॉलेज थी अब वो सीधे कहां पर आ गई? 1400 एडी के पास आ गई. और यहाँ पर जो दोबारा से लिटरेचर पढ़ा जाने लगा, दोबारा से आर्ट एंड क्राफ्ट में जो डेवलपमेंट हुए, इन सब की वजह से ये एज क्या कहलाया? रेनेसेंस पीरियड कहलाया. और रेनेसेंस पीरियड जो वो दोबारा से रीबर्थ के कारण क्या? रेनेसा शुरू कैसे हुआ और इटली में ही क्यों सबसे पहले आया? इसके लिए आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी. यहाँ पर एक एम्पायर दिया गया है, आप नक्शे में देख सकते हैं. इस एम्पायर का नाम था बिजेंटाइन एम्पायर और इसकी कैपिटल जो थी वो थी कॉन्स्टेंटिनोपल. इसके जो राजा थे उनके ऊपर ओटोमान जो नाम की आर्मी थी उसने अटैक किया और इसको कौन लीड कर रहे थे? सुल्तान महमद लीड कर रहे थे. उन्होंने यहाँ पर आकर अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया और जो वहां के लोग थे उनको मारना पीटना शुरू कर दिया. तो यहाँ से जो थे लोग दहशत में आकर इधर उधर भागना उन्होंने शुरू कर दिया. फिर आप देख सकते हैं कि जो कॉन्स्टेंटिनोपल था उस राजधानी से कुछ स्कॉलर्स निकलकर कहाँ आ गए? इटली में आ गए. और इटली में वो अपने साथ क्या ले आए? एंशियंट ग्रीक और रोमन का जितना भी पुराना लिटरेचर था उनके मैन्युस्क्रिप्ट को लेकर चले आए. नॉलेज इनके पास थी. अब जब ये इटली में आ गए तो लोगों ने इनसे कांटेक्ट किया, ये लोगों के संपर्क में आए और लोगों ने इनसे सीखना शुरू कर दिया, पुराने मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ना शुरू कर दिया और ये लोग जागृत हो गए, यानी दोबारा से एंड क्लासिकल नॉलेज का जो था वो जन्म होने लगा. तो इसीलिए इसको क्या किया गया? रीबर्थ. रीबर्थ मीन्स रेनेसेंस एज. इस तरह से रेनेसेंस एज इटली में शुरू हो गया. लेकिन रेनेसा की शुरुआत इटली में ही क्यों हुई? क्योंकि स्कॉलर्स जो वहां से अपनी जान बचाकर भागे थे वो कहां पर आ गए? इटली में आ गए. दूसरी बात, इटली जो था वो एक सिंगल एम्पायर नहीं था, वो रोमन एम्पायर के बीच का एक प्लेस था और ये सिटी स्टेट्स में बटा हुआ था और हर सिटी स्टेट को एक अमीर आदमी चलाता था. उनमें कंपटीशन लगा रहता था कि कौन सा सिटी स्टेट ज्यादा उन्नति करेगा, कौन सा सिटी स्टेट की बिल्डिंग्स अच्छी होंगी, कहां पर लिटरेचर अच्छा लिखा जाएगा, कहां पर साइंस का डेवलपमेंट ज्यादा होगा. तो ये सिटी स्टेट आपस में एक हेल्दी कंपटीशन किया करते थे. सिटी स्टेट्स बहुत वेल्दी लोगों के द्वारा चलाए जाते थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी. अब कौन कौन से सिटी स्टेट से जो आपस में कंपटीशन करते थे? फ्लोरेंस का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, उसके बाद वेनिस हो गया,
जिनोआ हो गया, मिलान, रोमन, ये सभी क्या थे, ये फेमस सिटी स्टेट थे और इनके आपस के कंपटीशन की वजह से क्या हुआ, रेनेसांस को स्पीड मिली। रूलर कोई एक नहीं था सिटी के अंदर, मैंने आपको बताया। लोकेशन इटली की ऐसी थी कि पैसे की कोई कमी नहीं थी, यानी अगर मुझे अपना स्टेट अच्छा दिखाना है और उसके लिए मुझे बाहर से कुछ कारीगर मंगाने पड़ते हैं, कुछ लेखकों को दान प्रोत्साहन देना पड़ता है, या टेक्नोलॉजी के लिए, रिसर्च के लिए मुझे पैसा खर्च करना पड़ता है, तो मैं करता हूँ क्योंकि मैं बहुत वेल्दी सिटी स्टेट हूँ। इस वजह से रेनेसांस जो था यहाँ पर बहुत जल्दी से फ्लरिश हुआ। इटालियन रेनेसांस जो था उसका इम्पैक्ट क्या रहा कि वर्ल्ड वाइड, यानी कि जब इटली के अंदर रेनेसांस शुरू हो गया तो और जो लोग थे वो भी इसके अंदर कूद पड़े, उनको भी एक सबक मिला कि चलिए हमें भी कुछ अच्छा करना चाहिए। इसके अलावा क्यूरियोसिटी लोगों की बढ़ गई बहुत ज्यादा, और हर चीज को देखने लगे, क्या सही है क्या गलत है, अर्थ कैसे घूमती है, स्पेस में क्या चीजें होती हैं, हर चीज को देखने के लिए क्यूरियोसिटी उनकी बढ़ चुकी थी। इसके अलावा उनका जो मेन मकसद अब हो गया था वो ह्यूमनिज्म हो गया था। डार्क एज में क्या था, लोग टेरिटरी बढ़ाने की बात करते थे और यहाँ पर क्या हो गया, ह्यूमनिज्म की बात करने लगे। अब रेनेसां ह्यूमनिज्म क्या हुआ, ह्यूमनिज्म वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड that believe that the individual and human society were important। उन्हें लगने लगा कि टेरिटरी बढ़ाना, घटाना, हमले करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात क्या है, इंसान को समझना और एक दूसरे की मदद करना। इसी बीच में फ्रांसिस्को पेट्रार्क हुए जिन्होंने रोमन राइटर्स को स्टडी किया। उसके अलावा डेंटे हो गए, चौसर, जोहासन गुटनबर्ग हो गए जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया। ये सब भी ह्यूमनिज्म को मानने वाले थे, यानी ये मानते थे कि अगर व्यक्ति के हित की बात करेंगे तो ये मानव समाज का हित होगा। अब यूरोप में कौन कौन से चेंजेस आए, देखिए डार्क एज जो था वो एग्रीकल्चर सोसाइटी का बना हुआ था, लेकिन यूरोप में आकर अर्बन सोसाइटी हो गई थी। इसके अलावा जो लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रेड पहले नहीं हुआ करते थे वो लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रेड होने शुरू हो गए क्योंकि मार्को पोलो ने सी रूट खोज लिया था। इसके अलावा पहले लोग धर्म को बहुत ज्यादा तजवीज दिया करते थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया करते थे, लेकिन अब किसको देने लगे, ह्यूमनिज्म को देने लगे। इसके अलावा इंडिविजुअल जो अचीवमेंट थे पहले उन्हें सेलिब्रेट ही नहीं किया जाता था, क्यों, लोग युद्ध में लगे रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था। इसके अलावा स्कॉलर्स को या अदर लोगों को क्या होता था, इंटरेस्ट, क्लासिकल वर्क में उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा था। इस तरह से यूरोप जो है कंप्लीटली चेंज होता चला गया डार्क एज से रेनेसांस एज में। अब अगर आप आर्ट की बात करेंगे तो इटली में जो रेनेसांस फैला वो आर्ट, क्राफ्ट, साइंस सब तरफ से फैला। यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट नाम लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, लियोनार्डो डा विंची, मिशेल गिनो एंड रेफेल का नाम लिया जाता है। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, और ये सभी पेंटिंग्स, स्क्रप्चर्स या इनके जो मास्टरपीस इन्होंने लिखे या बनाए, ये सभी बहुत फेमस हुए और आज भी इनका नाम मास्टरपीस की लाइन में सबसे आगे रखा जाता है। ये सारे की सारी रचनाएं जो थी कब हुई, रेनेसांस पीरियड में हुई इटली में। इटली में दो बुक्स बहुत फेमस हुई उस टाइम की जो लिखी गई थी। पहली बुक का नाम था द बुक ऑफ द कोर्टयार्ड। इसके अंदर ये बताया गया कि आप कोर्ट में अपना रुतबा कैसे बढ़ा सकते हैं, वहां पावर कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। जबकि दूसरा जो नोवेल था द प्रिंस, उसने ये बताया कि किस तरह से एक लीडर को काम करना चाहिए और उसकी सक्सेस उसे कैसे मिल सकती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बुक्स थी जो रेनेसांस में लिखी गई थी इटली के अंदर। अब इस स्प्रेड जो हुआ रेनेसांस का, वो क्या हुआ कि रेनेसांस इटली से चला और धीरे धीरे आस पड़ोस के देश में फैलता हुआ ये अंत में कहाँ पहुंच गया, इंग्लैंड पहुंच गया। तो धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हुआ। आप देखिए जेनेवा के अंदर, फ्रांस के अंदर, और गुटनबर्ग की जब प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी उसके बाद तो ये समझिए कि रेनेसांस को पंख ही लग गए थे, क्योंकि प्रिंटिंग मशीन ने बहुत ज्यादा कॉपीज डेवलप करना शुरू कर दिया था। जो भी विचार होते थे मार्टिन लूथर या फिर कैल्विन जैसे विचारकों के, तो इसकी वजह से रेनेसांस एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बड़ी तेजी से फैला। ह्यूमनिस्ट और राइटर्स जो थे जो नॉर्दर्न यूरोप में हुए थे, मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं, आप देख सकते हैं। इरेमस जो हुए थे, इन्होंने बाइबल को क्या किया था, वर्नेकुलर लैंग्वेज यानी कि लोकल लैंग्वेज में इन्होंने लिखने के लिए अपना
योगदान दिया, या बताइए इसको प्रोत्साहन किया था कि जो बाइबल है वो किस में लिखी जानी चाहिए, उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में लोग उसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद सर थॉमस मोर हुए जिन्होंने यूटोपिया लिखा था। रेबलियस हुआ जिनका कॉमिक मास्टरपीस बहुत फेमस है, शेक्सपियर का नाम कौन नहीं जानता। ये सब रेनेसां के दौरान ही हुए थे। अब प्रिंटिंग प्रेस का जो इन्वेंशन था वो गुटनबर्ग जी ने किया था, और ये मानिए कि जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस बना वैसे ही रेनेसां को पंख लग गए, क्योंकि जो मास्टरपीस कभी एक लिखा जाता था हाथ से, अभी वो क्या हो गया, उसकी कॉपीज जल्दी जल्दी बनने लगी और लोगों तक पहुंचाई जाने लगी। रेनेसां के जो जीनियस इटली में हुए थे उनके नाम यहाँ पर मैंने स्लाइड्स में लिखे हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं, आप उन्हें नोट कर सकते हैं। इसमें साइंस में भी डेवलपमेंट थे, फिजिक्स में डेवलपमेंट हुए, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी, यानी वो कौन सा फील्ड था जिसमें डेवलपमेंट नहीं हुए थे। रेनेसांस ये समझिए कि रीबर्थ हो गया था नॉलेज और इंटेलिजेंस का। ये रेनेसांस जीनियस हैं जो इटली के अलावा हुए थे, जैसे कि रेमस आप देख सकते हैं हॉलैंड के थे, और फ्रेंच के थे रेने, और इसके अलावा इंग्लिश में आप देख सकते हैं शेक्सपियर हो गए, जॉन मिल्टन हो गए, विलियम टाइंडल हो गए। ये सभी क्या थे, जीनियस थे रेनेसां के। और रेनेसां ने क्या किया था, पूरी दुनिया को जगा दिया था, नॉलेज की एक बाढ़ सी आ गई थी सब तरफ। तो इस नॉलेज की बाढ़ को रोकना बड़ा मुश्किल हो गया और धीरे धीरे ये पूरे संसार में फैल गई थी। तो रेनेसांस का जन्म क्यों हुआ, कौन कौन सी पॉलिटिकल सिचुएशन थी, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम पढ़ेंगे रेनेसांस के अंदर जो इंग्लिश लिटरेचर में वर्क हुए थे। इसके लिए हम एक और स्लाइड आपको बना कर देंगे, एक और वीडियो अपलोड करेंगे इसके बाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली शेयर कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट बहुत आसानी से मिल पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट।